Good morning, everyone. So today's topic is ribosome. First of all, I welcome you all on the MCIT digital platform. So we were discussing about the BSc part first, cell biology paper second topic ribosomes. सो फर्स्टली राइबोसोम्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्कशन कर लेते हैं हिस्ट्री पार्ट का, दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम. राइट, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. सबसे पहले राइबोसोम को जिन्होंने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम है पैलेट. राइट, क्योंकि पैलेट ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था, तो इस राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी बोल सकते हैं. पैलेट कण या पैलेट पार्टिकल के नाम से भी राइबोसोम जाना जाता है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, पैलेट ने ही इसे आरएनपी भी कहा था. आरएनपी का मतलब क्या हो गया बेसिकली, अगर हम देखेंगे तो आरएनपी इज़ बेसिकली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है, जिसके अंदर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसे हम बोल रहे हैं राइबोसोम. राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन. राइट, तो इसके अंदर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के साथ साथ मतलब आरआरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा. इसलिए राइबोसोम्स को आरएनपी भी कहा जाता है. आरएनपी वर्ड पैलेट ने डिस्कवर किया था, तो पैलेट कण के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था आते हैं क्लॉडे. ठीक है, क्लॉडे ने एक्चुअल में इसकी संरचना को, इसके स्ट्रक्चर को किस में देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था. ठीक है, इसकी संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो इसका क्या दिया था, इसके अकॉर्डिंगली अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था. ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स परा संरचना. ठीक है, इनकी परा संरचना को सबसे पहले क्लॉडे ने समझाया था. एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में देखा तो उन्होंने नया नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसोम्स. ठीक है, बाद में इन्हें राइबोसोम नेम दिया गया, पहले इन्हें माइक्रोसोम्स भी कहा जाता था. माइक्रोसोम्स के नाम से भी ये पहचाने जाते. तो ये पार्ट हुआ हमारा हिस्टोरिकल पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट हुआ. नाउ बात करेंगे इनकी अकरेंस की या इनके डिस्ट्रीब्यूशन की. देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि किस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, या इनकी अकरेंस देखी जाएगी, या फिर ये कहाँ पाए जाते हैं ये देखा जाएगा. या तो डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या फिर इनकी अकरेंस, बोथ चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी. नाउ जब हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो हम एक चीज़ देखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन या अकरेंस कहाँ पर होता है राइबोसोम्स का. हमें पता है ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है. ठीक है, तभी हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस भी बताते हैं कि ये प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और ये यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं. दोनों में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है. और राइबोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कहाँ रहेगी, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है जहाँ पर ज़्यादा होगी
प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, वहाँ राइबोसोम्स ज़्यादा उपस्थित रहेंगे। अब ये तो बात आई हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। एक बार प्रोटीन सिंथेसिस को देखने से पहले मैं इसकी संरचना देख लेती हूँ, क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है। ये दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। बाद में इसी स्ट्रक्चर को अपन और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया रहती है, क्यों रहती है मैंने इसीलिए बताने के लिए किया था कि यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट है उस पर एमआरएनए बाइंड करता है, एंड एमआरएनए जब स्मॉल सब यूनिट पर बाइंड करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा या प्रोटीन सिंथेसिस होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण जहाँ ज़्यादा वहाँ इसकी उपस्थिति ज़्यादा रहेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब यूकैरियोटिक में बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70S, यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S, जानते हैं हम। दूसरी चीज़, यूकैरियोटिक राइबोसोम दो तरीके से उपस्थित रह सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो दो तरीके से उपस्थित रह सकता है। एक साइटोप्लाज्म में उपस्थित रह सकता है, कोशिका द्रव्य हो सकता है जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहेगा। दूसरा ऑर्गेनेलिक हो सकता है, यानी कि किसी कोशिका अंग में, सेल ऑर्गेनेल में उपस्थित रह सकता है। तो किसी कोशिका अंग में उपस्थित रह सकता है या फिर साइटोप्लाज्म। अब सीधी सी बात, सिंपल सी चीज़ कि यूकैरियोटिक में ही सेल ऑर्गेनल उपस्थित रहते हैं, ठीक बात है। और सेल ऑर्गेनल क्योंकि यूकैरियोटिक में ही उपस्थित हैं तो इनमें राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या देख सकते हैं, अभी इस टॉपिक से पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक को देखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम भी किस प्रकार के होते हैं, ह्यूमंस भी नहीं बोलते, चलो मैमल्स बोल देते हैं। मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है, ठीक बात है। 55S प्रकार की जब राइबोसोम्स इसके अंदर उपस्थित हैं तो सीधी सी बात है सेल ऑर्गेनल से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर उपस्थित हैं। तो ये हो गए सेल ऑर्गेनल वाले यूकैरियोटिक में। दूसरे साइटोप्लाज्म वाले होते हैं। साइटोप्लाज्म वाले भी दो तरीके से उपस्थित रहते हैं, एक तो फ्री फॉर्म में कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं, दूसरे ये किसी और ऑर्गेनल से कनेक्टेड रह सकते हैं, उसके अंदर नहीं है बट उससे कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे ER से अगर राइबोसोम जुड़ जाता है तो वो बन जाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले क्या था ये SER, तो SER से RER में बदलने में राइबोसोम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, या हम बोल सकते हैं इनकी एक मुख्य भूमिका रहती है। तो ये किसी के साथ जुड़ भी सकते हैं, फ्री फॉर्म में भी उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है, फ्री फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दोनों तरीके से प्रेजेंट तो हैं, हमने बोल दिया। अब देखेंगे फ्री या अटैच्ड फॉर्म, जुड़े हुए हैं या फिर फ्री हैं। ER से जुड़े हुए फ्री, फ्लोटिंग अवस्था में हो सकते हैं या फ्रीली पाए जा सकते हैं। जो किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, तो इसको हम खाली स्पेस की तरह भी छोड़ सकते हैं। अब इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार राइबोसोम एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं तो उन्हें हम पॉलीसोम्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गई पॉलीसोम्स की बात। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं हम।
ठीक है। स्ट्रक्चर की जनरली जब हम बात करते हैं तो पहले देखते हैं हम संरचना। एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, और ये दोनों जुड़ जाते हैं। देखो कहाँ से जुड़ रहे हैं, बीच में जो स्पेस उपस्थित है वहाँ से ये जुड़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट जुड़ने के बाद यहाँ पे स्मॉल पे तो mRNA जुड़ जाता है, बाकी इनके पास 3 साइट उपस्थित रहती हैं, E, P एंड A साइट इसमें मार्क नहीं है, तो 3 साइट यहाँ पर उपस्थित रहती है। तो चलो संरचना को देखते हैं, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अलग अलग कलर से बनाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया हमारा लार्ज सब यूनिट। ये हो गया हमारा स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। एक लार्ज है, एक छोटा स्मॉल सब यूनिट है। ये दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी। देखेंगे एक बार, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दिख रहा है, विजिबल है। तो इस तरह से लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ देखनी चाहिए वो ये कि यहाँ पर हमें 3, जो लास्ट सब यूनिट है उसके अंदर हमें 3 साइट्स मिलती हैं। ये रही 3 साइट्स, E, P एंड A, E, P एंड A। A को हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो लेता है उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर। तो A हो जाती है हमारी एक्सेप्टर साइट, P हो जाती है जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो P साइट पॉलीपेप्टाइड से रिलेटेड है। E साइट से जहाँ से हमारे tRNA एग्जिट करते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, उस साइट को हम बोलते हैं E साइट एंड इसे हम बोलते हैं एग्जिट साइट। तो हम इजीली लिख सकते हैं E साइट इज एग्जिट साइट, जहाँ से बाहर जा रहे हैं tRNA। A साइट इज एक्सेप्टर साइट, ठीक बात है। और जो P साइट है वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे tRNA आता है, यहाँ आता है, एक अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। सपोज स्टार्टिंग अमीनो एसिड मिथियोनिन है तो मेथ को लेके आ रहा है, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर E पे आएगा और फिर अमीनो एसिड को यहीं पे ही छोड़ के, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा यहाँ पर एक नया tRNA आएगा एंड नया tRNA आएगा तो उस पर शिफ्ट करने के बाद खाली tRNA बाहर यहाँ से एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं बाहर निकल गया, ठीक है। तो एग्जिट साइड यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है, एरो बना देते हैं इस तरह से, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। तो E, P एंड A 3 साइट्स राइबोसोम में उपस्थित रहती है। अब आप इसे चाहे स्ट्रक्चर बोलो चाहे अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलो, बात यहाँ पर बराबर हो जाती है, ठीक है, स्ट्रक्चर या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हमारी हो गई लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट वाली बात, ठीक बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि मैग्नीशियम की उपस्थिति में राइबोसोम्स कई बार कंबाइन करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की उपस्थिति में राइबोसोम्स कई बार कंबाइन करते हैं। तो एक बार मैग्नीशियम का रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
अब देखेंगे मैग्नीशियम का रोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात की 40s प्लस 60s, ये हमें पता है क्या बनता है 80s राइबोसोम। ठीक है, 40s 60s 80s राइबोसोम फॉर्म करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये S का मतलब क्या है यहाँ पर, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, S का मतलब है यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट। एंड ये S किसकी वजह से दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक इंस्ट्रूमेंट है। सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण क्या होता है, रोटेशंस होते हैं सेल के। सपोज हमने सेल दिया, रोटेशंस हुए, जिस जगह पे हमें मिला सेडिमेंटेशन या इसका बैंड, उसी जगह को हम मेज़र कर लेते हैं एंड मेज़र करके उसके अकॉर्डिंगली हम 40s 60s 80s देते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ये भी आता है कि 40 प्लस 60 हमारा जाता है 100s। ठीक है, 40 प्लस 60 जो हमारा जाता है वो जाता है 100s पे, बट टोटल हमें इसका मिलता है 80s। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये रहता है कि स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखा, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है तो जब ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो कुछ पार्ट इसका इसमें ओवरलैप करता है एंड कुछ पार्ट इसका इसमें ओवरलैप करता है। तो ओवरलैपिंग के कारण ये जो 20 एक्स्ट्रा है, 100 होना चाहिए था, 20 एक्स्ट्रा जो आ रहा है दैट इज, देखेंगे ये जो 20 एक्स्ट्रा आएगा वो ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के ऊपर। सपोज मैंने बोला, यहाँ पे देखते हैं, ये एक नीचे का लोअर है, ये ऊपर वाला यूनिट है, स्मॉल एंड लार्ज। तो इस तरह से जब कॉम्पैक्ट एक दूसरे के अंदर इंटर करेंगे तो कुछ पार्ट ओवरलैपिंग में आ जाएगा एंड जब ये एक साथ रहेंगे तो इनका जो सेडिमेंटेशन है या इनका जो बैंड है वो 80s पे बनेगा, बिकॉज सम पोर्शन इज ओवरलैप्ड। और जब हम अलग अलग करके बनाते हैं तो हमें 40 प्लस 60s मिलता है, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट था वो फ्री हो चुका है। फ्री हो चुका है तो वो 40 और 60s को देता है। सेम तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किसके लिए, 70s के लिए। 70s के लिए हमारा हो जाता है 30s प्लस 50s। टोटल हमारा होना चाहिए था, अगर जनरली बात करें तो टोटल हमारा होना चाहिए था 80s, बट 10s जो है वो ओवरलैपिंग में आ गया, इसलिए हमारा ये बन गया 70s। ठीक है, आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, मैग्नीशियम का रोल। तो मैग्नीशियम का रोल इम्पॉर्टेंट किस में रहता है, बाइंडिंग में रहता है। बाइंडिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किस तरह से करता है यही हम देखेंगे कि जब यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं तो एज अ रिज़ल्ट सेपरेशन देखने को मिलेगा। बट जब यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो वो कनेक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है,